हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एग्जाम में वही टॉपिक उठाते हैं जो एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण दो विधियों से किया जाता है। सबसे पहली विधि है ओस्टवाल्ड विधि और दूसरी विधि होती है बर्कलैंड और आइड विधि। ओस्टवाल्ड विधि इसके पहली वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्कलैंड और आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, बर्कलैंड और आइड विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी विधि से किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जरूरत होती है एक चित्र की। चित्र के माध्यम से इन चीजों को समझते हैं। तो ये देखिए बना हुआ है चित्र बर्कलैंड और आइड विधि का। आपको बोर्ड पे ये चित्र दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि आसानी से सर ने बना लिया होगा, लेकिन इस चित्र को बनाने में, इसको थोड़ा सरल करने में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, उसमें काफी समय लग जाता है। तो हमारी इस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें एक आर्क भट्ठी होती है। बर्कलैंड और आइड विधि में सबसे पहला क्या होता है, एक आर्क भट्ठी होती है। आर्क भट्ठी में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए, किसका उपयोग करते हुए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए हम लोग क्या जनरेट करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं। आर्क मतलब, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आर्क मतलब होती है चिंगारी। तो सबसे पहला काम आर्क भट्ठी होती है। आर्क भट्ठी में काम क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए एक आर्क जनरेट करते हैं। इस आर्क का जो टेम्परेचर यानी तापमान होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप लोग जानते हैं 3500 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्क भट्ठी में हम लोग 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा काम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इस आर्क भट्ठी में भेजा जाता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस आर्क भट्ठी में जाता है, तुरंत ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आर्क भट्ठी का रिएक्शन लिखा हुआ है। N2 + O2 क्या बना लिया, 2NO बना लिया। अब आर्क भट्ठी का टेम्परेचर कितना था, 3500 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ से बना हुआ जो NO रहेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रहेगा, उसका तापमान बहुत ज्यादा रहेगा। तो उसके तापमान को कम करने के लिए आगे एक कूलर का यूज किया जाता है। कूलर इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड चला जाता है ऑक्सीकारक कक्ष में। किसमें चला जाता है, ऑक्सीकारक कक्ष में। ऑक्सीकारक कक्ष में क्या होता है, रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक कक्ष में कौन रिएक्शन होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी हमें यहाँ पे मिल गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग भेज देते हैं अवशोषण कक्ष में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जाएगा, अवशोषण कक्ष में जाएगा। अवशोषण कक्ष में ऊपर से जल गिराया जाता है और बीच में रखे होते हैं क्वार्ट्ज के टुकड़े। क्वार्ट्ज के टुकड़े क्यों रखे होते हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े बेटा इसलिए रखे होते हैं ताकि जो ऊपर से जल आ रहा है वो डायरेक्ट नीचे ना जाए, बल्कि आराम आराम से नीचे आए। ठीक है, इसीलिए क्वार्ट्ज के टुकड़े यहाँ पे रखे होते हैं। जिससे क्या होता है कि यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऊपर से गिर रहा है जल। तो अवशोषण कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, जबकि नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2। यानी इसमें अवशोषण कक्ष में ये वाला रिएक्शन देखिए होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाता है। ठीक है, देखिए अब इस नाइट्रस अम्ल को हम लोग फेंकेंगे नहीं, बल्कि 3 अणु नाइट्रस अम्ल का हम लोग कर देंगे क्या, अपघटन। तो ये 3 अणु नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 लेके उसका अपघटन जैसे करेंगे तो हमें 1 अणु नाइट्रिक अम्ल, 2 अणु नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और 1 अणु जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आर्क भट्ठी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जबकि वहीं पर अवशोषण कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके
क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाता है। फिर 3 अणु नाइट्रस अम्ल का अपघटन करने पर भी 1 अणु फिर से हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है क्या, बर्कलैंड और आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का प्रोसेस होता है। समझ गए ये प्रोसेस? अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे कुछ चीजें और बच रही हैं जो कि हमने जब ओस्टवाल्ड विधि पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था, जैसे कि भौतिक गुण हो गया और उपयोग हो गया। ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण और उपयोग हमने ओस्टवाल्ड विधि में भी बताया था और यहाँ भी एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना कि ओस्टवाल्ड विधि और बर्कलैंड और आइड विधि दोनों सेम है, बस चेंज केवल यहाँ पर होता है। यहाँ पे आर्क भट्टी का यूज करते हैं और अगर वहां की बात करें तो वहां पे अमोनिया के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करा के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो दोनों में पहले स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही बनता है, पर वहां पर अमोनिया और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, पर यहाँ पर किससे, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसके बाद आगे की प्रोसेस दोनों में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, यहाँ हमें नाइट्रिक अम्ल देखिए प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, भौतिक गुण की बात करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक रंगहीन द्रव होता है। कैसा द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में इसे रखते हैं ना, इसमें से एक धुआं निकलता रहता है, धुंध निकलता रहता है ना। जादूगर वगैरह इससे क्या करते हैं, मतलब जादू दिखाते हैं कि ये हाथ में ले लिया इसके बाद धुआं निकलने लगा, है ना। तो इसे जब प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो इसमें से धुआं निकलता रहता है। वो धुआं किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का या तो होता है या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, वो धुआं जो निकलता है। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक प्रबल अम्ल होता है जिसके कारण इसकी गंध बहुत तीव्र होती है, यानी आंखों में बहुत लगती है, नाक में भी बहुत लगती है। तो इसकी गंध कैसी होती है, बहुत तीव्र होती है। चौथी बात क्या है, चौथा जो भौतिक गुण है कि यह जल में बहुत ज्यादा विलेय है, यानी किसी भी अनुपात में इसे जल में अगर आप घोलेंगे तो पूरा पूरा वो घुल जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग की। तो नाइट्रिक अम्ल का पहला उपयोग है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको उपयोग लिखना है तो सबसे पहला उपयोग भैया यही लिख दो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग क्या है कि उर्वरक बनाने में। उर्वरक क्या होता है, खाद होता है जो कि खेतों में डाला जाता है पौधे वगैरह बढ़ने के लिए। तो उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। तीसरा क्या उपयोग है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जो कि विस्फोट होते हैं, जैसे TNT हो गया, TNG हो गया। TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइनाइट्रोटालुइन होता है, जबकि वहीं TNG का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो ये सब बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं अम्लराज बनाने में। अम्लराज को हम लोग एक्वारेजिया भी बोलते हैं। तो अम्लराज बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अम्लराज में जो धातुएं किसी भी अम्ल में नहीं घुलती वे अम्लराज में आसानी से घुल जाती हैं। अगर हम लोग बात करेंगे पांचवा उपयोग की, तो कृत्रिम रेशम, डाई और सेंट बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशम, डाई और सेंट बनाने में। तो आशा करते हैं हमने 10 मिनट के अंदर ही ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की बर्कलैंड और आइड विधि को समाप्त कर दिया है। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अभी बच्चों के पास ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए थोड़ा सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, यानी सुपर फास्ट तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके और उनकी भी थोड़ी आपको आशीर्वाद लग सके। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।